हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में आज पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के टाइम के जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे बिफोर 1857 जो रिवॉल्ट थी, उसको ऑलरेडी एक सिंगल वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो उसमें आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, देन द एक्ट ऑफ 1813, 1833, ये सारे एक्ट्स को हमने एक सिंगल वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट, जिसमें पहला एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मिल जाएंगे। मेरा एक दूसरा चैनल है चैट पोस्ट, जिसको जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस एंड ऑल चीज़ें मिल जाएंगी आप, तो इसे ज़रूर जाकर सब्सक्राइब करिएगा। जो आपको इंस्टाग्राम की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको भी ज़रूर वहाँ जाकर भी फॉलो करिएगा। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की हम बात करें तो ये एक्ट लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिसका मेन पर्पस क्या था कि भाई जो पावर है उसको किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसके द्वारा, कहाँ से? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी आपको, तो यहाँ पर मेन क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को पावर किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए, उसको इस एक्ट के द्वारा इसमें प्रोविजंस को शामिल किया गया। अब यहाँ पर जो कंपनी का रूल चल रहा था ओवर द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, उसका एक एंड होता है, ख़त्म होता है वो यहाँ से, और यहाँ से डायरेक्टली शुरुआत होती है रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1857 आपको याद होगा, एक रिवॉल्ट थी, एक क्रांति थी, जिसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था ब्रिटिश रूल पर, जो कंपनी का रूल था इंडिया पर। तो थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो रिवॉल्ट ऑफ 1857, अगर आपको थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री का आइडिया होगा, इंडियन हिस्ट्री का, तो 1857 की क्रांति आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अगर कुछ नहीं तो आपने ये सब जो 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 रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी थी, उनकी स्टोरीज पढ़ी होंगी। तो ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, एक बहुत बड़ा पुश बैक था ब्रिटिश रूल को या कंपनी रूल को इंडिया में। और यहाँ से एक लेसन लर्न किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई जिस तरीके की पॉलिसीज़ कंपनी ने अडॉप्ट की थी, जिस तरीके की पॉलिसीज़ कंपनी लागू कर रही थी इंडिया में, वो कारण बन जाती है इस 1857 जैसी क्रांति का। चाहे वो इंडिया के सोशल एंड जो रिलीजियस डोमेन है, कल्चरल डोमेन है, उस पर छेड़खानी करना, या एक तरीके से अपनी चीज़ों को थोपना इंडियंस पर, यह रिप्रेजेंटेशन नहीं देना। तो बहुत सारे कारण थे 1857 के, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, बहुत सारे कारण थे। ओके, तो ये कारण बनते हैं 1857 की क्रांति को। यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है एक लेसन लर्न करती है कि भाई अब बहुत हो गया, अब जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके रूल को यहाँ पे ख़त्म करो और डायरेक्टली जो पावर है उसको ट्रांसफ़र किया जाए किसको? ब्रिटिश मोनार्क को। ओके, तो यहाँ से क्वीन विक्टोरिया जो मोनार्क ऑफ द ब्रिटेन थी, वो सवरिन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया बन जाती हैं। ओके, और इसमें से हम देखते हैं कि और मेजर प्रोविजंस क्या थे। तो एक बैकग्राउंड आपको समझ में आया, एक स्टोरी समझ में आई कि 1857 का जो एक्ट था उसके पीछे क्या कारण था। यहाँ से आपको जो लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है ना आफ्टर 1857, एक मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट क्या आया इस एक्ट का कि भाई यहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी बन गया इंडिया। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली टेक ओवर कर लेती है पावर ऑफ द जो ब्रिटिश इंडिया थी उसकी। सो डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी बन गया इंडिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी मैं इन पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करूंगी, पहले एक बार हम देख लें कि मेजर पॉइंट्स हैं क्या। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस एक्ट का कि भाई जो डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। डुअल गवर्नमेंट क्या थी? जहां पर
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को एंड बोर्ड ऑफ द कंट्रोल रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये डुअल कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा स्टैब्लिश किया गया, इसका यहाँ पे एंड हो जाता है। भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ही खत्म हो गया तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे या बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई यहाँ पर रूल करने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना है आपको। देखो इसमें रट्टा नहीं मारना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप सिंपली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि जब 1857 की क्रांति के बाद जो पावर है वो कंपनी से सीधे मोनार्क के पास चली जाती है, तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो रोल था, एक्टिविटीज़ थी, वो इररिलेवेंट हो जाती हैं। ओके, तो पूछा जाता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल या डुअल गवर्नमेंट किस एक्ट के द्वारा एबॉलिश किया गया था। तो अब ये आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का भी यहाँ पर एंड हो जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक पद्धति थी जो ब्रिटिश जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर अडॉप्ट की गई थी कि भाई उन जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, टेरिटरीज, तो उसको किस तरीके से इंडिया में ब्रिटिश इंडिया में शामिल करना है, अपनी टेरिटरी में शामिल करना है। वो एक पूरी अपने आप में एक थ्योरी है, एक कंसेप्ट है जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। देन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन काउंसिल वो सेटअप। अब जब ब्रिटिश जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उसको खत्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश कर दिया गया, तो यहाँ पर नई एक बॉडी बनाई जाती है, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन काउंसिल। इसको सेटअप किया जाता है जो असिस्ट करेगा ब्रिटिश मोनार्क को रूल करने पे। देन वायसराय वुड बी अपॉइंटेड। अभी तक गवर्नर जनरल चल रहा था इंडिया का, अभी अब वायसराय ऑफ इंडिया आ जाएगा यहाँ पर। मुझे कमेंट करके बताइएगा फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था, मुझे कमेंट करके बताना। ओके, नेक्स्ट है कि इंडियन सिविल सर्विसेज वाज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो मेजर फीचर्स जो हम अभी लिस्ट आउट कर रहे थे, उसके बाद अगर देखें तो उसमें पहला है एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। ओके, सो जो एक्ट है आपका इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ख़त्म कर देता है और जो रूल करने की पावर है वो ट्रांसफ़र हो जाती है ब्रिटिश क्राउन को। सेकेंड था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश राज। अब यहाँ पर जब कंपनी का रूल खत्म हुआ तो यहाँ पर ब्रिटिश राज का जो बिगिनिंग होती है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि जो कंपनी की जिस तरीके की पॉलिसीज़ इंडिया में ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं, वही कारण बनी थी 1857 की रिवॉल्यूशन का। तो भाई कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि ऐसी रिवॉल्यूशन ना आए और जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में बना रहे। इसके लिए ये सारे स्टेप्स लिया गया था कि भाई कंपनी को रोल को एंड करो और ब्रिटिश राज को डायरेक्टली इस्टेब्लिश करो। ओके, तो यहाँ पर इंडिया में जो भी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, ब्रिटिश क्राउन की। ओके, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, तो जो इंडिया में गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों पे सेंट्रलाइज हो जाती है और ये पावर इस्तेमाल की जाती है किसके द्वारा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, जो एक नई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इस एक्ट के द्वारा। ओके, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे ये हाईएस्ट अथॉरिटी बन जाती है गवर्नेंस ऑफ द इंडिया के लिए, ये ध्यान रखना है। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ द वायसराय, हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को नया नाम दिया जाता है इस ऑफिस को, दैट ऑफिस ऑफ द वायसराय ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा इंडिया में। सो जो वायसराय है ही और शी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन और हेड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ओके, देन इंडियन सिविल सर्विसेज, तो जो एक्ट है आपका 1858 का, इसने इंट्रोड्यूस किया इंडियन सिविल सर्विसेज को जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया को, और ये ओपन हो जाता है बोथ ब्रिटिश एंड इंडियन इंडिविजुअल्स को। ओके, बट देयर वर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया कि इस तरीके की हायर पोजीशन पे वो एंटर करें, बट स्टिल एक बिगनिंग होती है और ये बिगनिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहीं से तो शुरुआत करेंगे ना जो हायर पोजीशंस हैं उस पे आना इंडियंस का। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जब ये इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश इंडिया में, पहले जो इंडियन सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके बने थे वो कौन थे, मुझे कमेंट करके ये भी बताना।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। इस एक्ट के द्वारा जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, गवर्नर जनरल जिसे हम वॉयसराय कहा गया, एंड वॉयसराय एंड उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसको इंक्रीज किया गया, और यहाँ पर अलाउ किया गया पार्टिसिपेशन ऑफ द लॉ मेकिंग पे। दो की मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स अभी भी अपॉइंटेड थी, नॉट इलेक्टेड थी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स थी अभी भी उनमें इलेक्शन नहीं होता था, अपॉइंटमेंट होता था। और स्वाभाविक सी बात है, अगर अपॉइंटमेंट होगा तो वो कैसे लोग होंगे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में सपोर्ट कर रहे होंगे, उन्हीं को ही तो वो लोग नॉमिनेट करेंगे या अपॉइंट करेंगे। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था, बट स्टिल एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन होने लग गया था यहाँ पर। अबॉलिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली। द एक्ट बेसिकली अबॉलिश कर देता है मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द ट्रेड विथ इंडिया, ओपनिंग अप अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू होती हैं। रिलीजियस फ्रीडम, जो ये एक्ट है गारंटी करता है रिलीजियस फ्रीडम और अलाउड द इंडियंस टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। तो यहाँ पर क्योंकि रिलीजन में एंड सोशल कल्चरल डोमेन में हस्तक्षेप करने से, इंटरफेरेंस करने से ही 1857 जैसी जो रिवॉल्ट है उसका एक कारण बनता है, एक कारण, नॉट ओनली कारण। ओके, बहुत सारे फैक्टर्स थे 1857 की क्रांति के पीछे। पॉलिटिकल कॉजेस थे, रिलीजियस कॉजेस थे, देन इकोनॉमिक कॉजेस थे। ओके, तो सोशल एंड कल्चरल डोमेन में हस्तक्षेप करना, इंटरफेरेंस करना, ये एक बड़ा कारण था जो अब यहाँ पर इंश्योर किया गया कि भाई इंडियंस के जो कल्चर एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट, उसको इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, तो आप अपने रिलीजियस बिलीफ के आधार पर अपने कस्टम एंड ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन प्रिंसेस। इस एक्ट के द्वारा जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके राइट्स एंड प्रिविलेजेस को इंश्योर किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई हाँ, आपको ऑटोनॉमी रहेगी, हम आपकी टेरिटरी को, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उसका एंड किया गया था यहाँ पर ना, कि भाई आपकी टेरिटरी को हम ऐसे नहीं छीनेंगे इस तरीके से। तो ये यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट था। क्योंकि ये ऐसा इसलिए क्योंकि जब 1857 की क्रांति को आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे या जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सस्टेन करने के लिए। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस एक्ट के द्वारा बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए थे कि इंडिया में गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया जा सके, जैसे कि सेपरेशन ऑफ द पावर्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट्स, क्रिएशन ऑफ अ मोर इफिशिएंट एंड अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी। तो इस तरीके की चीज़ें कुछ यहाँ पर स्टेप्स लिए गए थे। तो ये तो था डिटेल में, मेजर पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है। ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आई होप कि आपकी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इसे एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा।